बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टॉपिक नंबर 2 मलेरिया का, जिससे हमने तमाम हाइपोथेसिस स्टडी किए थे, तमाम एक्सपेरिमेंटेशन स्टडी की थी, तमाम तरीके देखे थे कैसे कैसे एक्सपेरिमेंटेशंस हुई, कैसे रोनाल्ड सर ने एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे एफएफए किंग ने हमारे पास हाइपोथेसिस निकाला, कैसे बताया गया कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की कॉज है, ये ट्रांसमिट थ्रू होता है मॉस्किटोस के थ्रू। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल में सबसे पहले आप स्टडी करोगे थ्योरीज़ क्या हैं। कोई भी हाइपोथेसिस अगर आपको मिल गया, आपने उसके थ्रू डिडक्शंस निकाल ली हैं, तो आप उसके ऊपर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करते जाओगे तब तक जब तक इसे गलत नहीं करार दे सकते। इस तरीके से जो अगर हाइपोथेसिस को स्टडी करते जाओगे कुछ हाइपोथेसिस होते हैं इतने सपोर्टेड होते हैं कि उसके लिए बेसिस करते हैं दूसरी हाइपोथेसिस को, और वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, उन्हें हम प्रिडिक्टिव कहते हैं। कुछ हाइपोथेसिस प्रिडिक्टिव हाइपोथेसिस भी होते हैं जिसके थ्रू बहुत से डिफरेंट हाइपोथेसिस भी निकल सकते हैं। कुछ हाइपोथेसिस जो कि इस हद तक टेस्टेड होते रहते हैं, बहुत से साइंटिस्ट इसे चांस लेते हैं ताकि उस हाइपोथेसिस को गलत करार दे सके, लेकिन वो गलत नहीं होते हैं और जन बन जाती है हमारे पास थ्योरी वो होती है जो कि हमारे पास उसके पास इतना एविडेंस होता है, वो उस थ्योरीज के पास इतना होता है कि वो बता सकती है कि मैं सही हूँ। प्रिडिक्टिव थ्योरी कौन सी होती है कि प्रिडिक्टिव थ्योरी वो होती है जो न्यू हाइपोथेसिस निकालें और उस पर टेस्टिंग होती जाए। बहुत से बायोलॉजिस्ट इसे भी चैलेंज लेते हैं और इतनी एफर्ट करते हैं कि इतनी चैलेंज करते हैं इस थ्योरी के कि वो इसको गलत साबित कर दें। लेकिन अगर थ्योरी इसी चीज़ को भी अप्रोच कर जाए, इस तमाम कंडीशंस को सर्वाइव कर जाए, तो वो थ्योरी अगर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उसे बताता रहे कि ये थ्योरी यहाँ पर उससे सही था, तो वो बन जाएगा हमारे पास लॉ या प्रिंसिपल। जैसे कि आप जानते हो कि जो साइंटिफिक लॉ है यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है फैक्ट का नेचर। हमारे यहाँ चूँकि बायोलॉजी है, ये हमारे पास नेचर पे कम होती है, हमारे पास तो बायोलॉजी के लॉ हैं बहुत कम पाए जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 2 लॉज आ जाते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो कि आप क्लास मैट्रिक में पढ़ोगे, और हार्डी-वेनब्रग लॉ जो कि आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे अगर आप फर्स्ट ईयर बायोलॉजी को कंटिन्यू करते हो, एफएससी प्री मेडिकल करते हो। लॉ आ गया और प्रिंसिपल भी आ गया। अगर फीमेल मॉस्किटो अपने जो मास्टर पार्ट्स हैं, अगर उसको स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सैलिवा इन द वार्म विदाउट ड्राइंग ब्लड, ये हमारे पास ब्लू बॉक्स दिया गया है। अगर फीमेल मॉस्किटो अगर स्किन के अंदर अपने माउथ पार्ट्स को रखती है, गाड़ती है, तो अपने अंदर अपने जो वाउंड के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ सैलिवा डाल देती है। ये सैलिवा प्रिवेंट करता है ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए उनके फ्लूइड कैनाल में। ये था कि डिफाइन लॉ। अब आ जाता है कि जब बायोलॉजिकल मेथड का सारा प्रॉब्लम का आ जाता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आ जाता है, कंट्रोल ग्रुप आ जाता है, फिर आ जाता है डाटा एनालिसिस, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, फ्लो चार्ट सारा दिया गया है। फिर आ जाती है फीमेल मॉस्किटो का मैमल्स और बर्ड का ब्लड चाहिए होता है अपनी एग्स की मैचुरेशन के लिए। अब आ जाती है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करते हैं डाटा क्या होता है। डाटा किसी भी नेम आ जाती हैं, डेट्स आ जाती हैं, वैल्यूज़ आ जाती हैं जिसे आप ऑब्जर्वेशंस या एक्सपेरिमेंट से एनालाइज करते हो। अब आ जाएगा डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है। डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि आपके पास किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, उसे फॉर्मुलेट करने के लिए साइंटिस्ट जो उनको डाटा मिला होता है उससे कलेक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमारे पास ये बहुत ज़रूरी है कि साइंटिस्ट जो डाटा कलेक्शन मेथड को डिस्क्राइब कर दें। ये क्वालिटी करती है, एक्सपेरिमेंट्स की क्वालिटी को बढ़ा देती है। डाटा हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो सकता है, जैसे ग्राफ्स, टेबल, फ्लो चार्ट, मैप्स एंड डायग्राम, जैसे कि इसमें हमारे पास फ्लो चार्ट बनाई गई है। आ जाती है स्टैट्स। अब आ जाता है कि डाटा एनालिसिस क्या है। डाटा एनालिसिस हमारे पास नेसेसरी है इसे प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए कि हाइपोथेसिस आया गलत है कि नहीं है। ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड्स आ जाते हैं, रेशियो एंड प्रमोशन। अगर रिलेशन 2 नंबर्स का ए एंड बी का आप क्वेश्चन जैसे ए बाई बी के थ्रू शो करोगे तो वो कहलाएगा रेशियो, एक नंबर की दूसरे नंबर के साथ। रेशियो हमारे पास डिवीजन के मेथड से भी शो कर सकते हो, कोलन भी लगा सकते हो, 2 मेथड के दौरान। अगर 50 मिलियन पेशेंट्स की रेशियो है 150 नॉर्मल पर्सन की, तो रेशियो आ जाएगी 1:3। अब आ जाता है प्रोपोर्शन क्या है। अगर आप 2 इक्वल रेशियोज़ को इक्वलिटी के साइन से मिला दो, जैसे ए रेशियो बी दैट मस्ट बी इक्वल टू सी रेशियो डी, तो प्रोपोर्शन आ जाएगा 2 रेशियोज़ के दरमियान। अगर ये प्रोपोर्शन अगर आप 2 कॉलन लगा दो तो भी शो की जा सकती है।
अगर आपके पास 3 प्रोपोर्शंस आपके पास मालूम हो तो आप एक्स को फाइंड ईजिली कर सकते हो। ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आ जाता है, एक बायोलॉजिस्ट जिसने कैलकुलेट करना है कितने बर्ड्स को मलेरिया हुआ है अगर इसने अलाउ किया है इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ को हेल्दी स्पैरोज को बाइट करने का। यानी इससे क्या है कि जो मॉस्किटोज़ हैं उसके अंदर प्लास्मोडियम है, अगर उसको अलाउ कर रहा है कि 120 हेल्दी स्पैरोज को बाइट करना है तो कितनी बर्ड्स में मलेरिया हुआ है। प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो अलाउ करता है 20 स्पैरोज को, तो उनमें 14 को मलेरिया होता है। उसने प्रोपोर्शन मूल इस्तेमाल किया है। फर्स्ट रेशो आ जाती है 14:20, सेकेंड रेशो आ जाती है x/100 कि 100 में से कितने, अगर 14 में से अगर 20 में से 14 को मलेरिया हुआ है तो 100 में से अगर होगा तो कितने को मलेरिया होगा। ये आप निकालोगे प्रोपोर्शन x/100 डेट मस्ट बी इक्वल से 14/100। x को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x को 20 से, 14 को 100 से, तो x की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हो, दैट इज़ x इज इक्वल टू 100/20 इंटू 14, तो x आ जाएगा आपके पास 70। तो ये बताते हैं कि अगर 20 स्पैरोज थी तो 14 को मलेरिया हुआ, अगर 100 स्पैरोज थी तो 70 को मलेरिया हुआ। तो हमने डाटा एनालिसिस में सीखा कि डेटा एंड प्रोपोर्शन के थ्रू आप कैसे कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स क्या है बताते हैं। स्टैटिस्टिक्स है कि आप समराइज़ करो डाटा को ताकि मीन वैल्यू निकालने के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसफॉर्म करता है रॉ डाटा को इनटू इन्फॉर्मेशन जो कि यूज़ की जाती है समराइज़ करने में और रिपोर्ट करने में रिजल्ट्स को। अब डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टॉपिक जो कि आ जाता है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। कि मैथमेटिक्स हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है कि मैथमेटिक्स जैसे हमने मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस में कि बायोलॉजी का मैथमेटिक्स से भी ताल्लुक है। तो बायोलॉजिकल मेथड है वो इन्वॉल्व करता है अप्लाइड मैथमेटिक्स को ताकि वो सॉल्व कर सके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। बहुत से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम यूज़ होता है, जिसमें आ जाता है जीन फायरिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर। आ जाती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो कि एक नई ब्रांच है जिसमें आप BS भी कर सकते हो। इसमें आप कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करते हो बायोलॉजिकल डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसी तरीके से आज का हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज। इसमें है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, ये सारे पढ़ चुके हैं आप। शॉर्ट क्वेश्चंस मेजरली इधर से नहीं आते हैं, पूरी बुक में से आते हैं। इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें आपको अकेडमी में मुश्किल होगी क्योंकि अकेडमी में आप पूरा टेस्ट शो करना होता है, आपको पूरा टेस्ट के लिए पूरा चैप्टर को प्रिपेयर करना होता है। लेकिन बोर्ड में आप मोस्टली वो चीज़ें प्रिपेयर करते हो जो कि स्कीम को फॉलो करते हो। तो स्कीम में आपको बोर्ड बता देता है कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, इसमें से नहीं आने, इसमें से कितने शॉर्ट आने हैं और इसमें से कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, इसमें से कौन सा पार्ट आएगा और इसमें से कौन सा नहीं आएगा। तो इसमें से बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हमारे पास ये एकेडमी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एकेडमी में मैंने भी इसे बहुत लेंथी तरीके से याद किया था, बहुत मुश्किल से याद किया था। क्योंकि हमारे जो पास फर्स्ट ईयर में हमने देखा था कि इस पूरे चैप्टर को सिर्फ 2 पेजेस में सम अप कर दिया गया था। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरे लेक्चर से कुछ भी फ़ायदा हासिल हो रहा है तो इसे दूसरे बच्चों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो सके। मुझे सुनने के लिए आप सबका थैंक यू सो